बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन पर आप इंग्लिश लैंग्वेज 1123 पेपर 1 राइटिंग के सेक्शन 1 डायरेक्टेड राइटिंग के एक टास्क का रिस्पांस देख रहे हैं। और जैसे कि सबसे पहली लाइन में जो आपका थर्ड कॉलम है उसमें आप पढ़ सकते हैं कि दिस इज़ अ हाई रिस्पांस। इस कैंडिडेट रिस्पांस को स्टडी करने का मकसद ये है कि आप ये देख सकें कि वो कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं कि जिसकी वजह से इस कैंडिडेट ने 25 मार्क्स आउट ऑफ 30 लिए और 5 मार्क्स किन वीकनेसेस की वजह से इसने लूज़ किए। राइट। अब आप इस रिस्पांस को देखें। दरमियान में मैं आपको क्वेश्चन पेपर में वो जो सिचुएशन और वो 3 जो कंटेंट पॉइंट्स है वो भी मैं दिखाता रहूँगा। तो इस टास्क में हम ये देखते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि क्वेश्चन पेपर में जब ये टास्क दिया गया और इसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्शंस थी, उन इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहली चीज़ जो टॉप पर सेकंड लाइन थी वो ये कि आपको 200 से 300 वर्ड्स के दरमियान लिखना है। दूसरी बात ये थी कि जो सेकंड लास्ट लाइन थी इस सेक्शन की वो ये थी कि स्टार्ट योर रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल। ठीक, ये भी बात हो गई। अब हमें ये देखना है कि इस कैंडिडेट ने कहाँ कहाँ पर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, कहाँ पर नहीं किया और क्या उसको इसका नुकसान हुआ। सबसे पहली बात तो है कि टास्क 1 के नीचे आप देखें, वहाँ पर इसको ये दिया गया था कि स्टार्ट योर रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल। इसने यहाँ पर क्या लिखा, टू मिसिज़ राहिला ख़ान। ये मैंने नाम चेंज कर दिया, ये जो असल रिस्पॉन्स है उसमें ये नाम नहीं है। फिर उसने लिखा फ्रॉम हुसैन अली ख़ान, ये भी नाम मैंने चेंज किया है। क्लास 11th है, डेट 3 मई 2018। टाइम भी इसने लिखा है। उसके बाद इसने सब्जेक्ट लिखा। इधर आप राइट हैंड साइड पर आए तो देखें कि एग्जामिनर के कमेंट्स इस एरिया को लेकर क्या है कि टास्क फुलफिलमेंट को जहन में रखकर इस कैंडिडेट ने, उसका ख्याल था कि शायद मैं ये सब कुछ लिखूंगा तो मेरा जो फॉर्मेट है वो ऑथेंटिक बन जाएगा, लगेगा कि ये कोई रिपोर्ट है वाकई। जबकि एग्जामिनर कहता है कि इसने टास्क फुलफिलमेंट को जहन में रखकर जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी उन इंफॉर्मेशन से ज़्यादा इसने यहाँ पर चीज़ें लिख दी हैं। मिसाल के तौर पर चूँकि नाम तो उसने आखिर में लिखना ही था, इसने यहाँ पर नाम भी लिख दिया हुसैन अली ख़ान, क्लास लिख दी जो कोई इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसने डेट लिखी, ठीक है, डेट की ज़रूरत थी लेकिन किस जगह पर थी अभी मैं आपको ये बताता हूँ। और उसके बाद सब्जेक्ट इसने लिखा, लेकिन इसने ये नहीं लिखा कि टू द प्रिंसिपल, क्योंकि आपके पेपर में आपसे ये कहा गया था कि आप अपनी इस रिपोर्ट को, चाहे लेटर हो या चाहे स्पीच हो, जब वो स्टार्ट दे रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि स्टार्ट आप इसको इन लफ्ज़ों के साथ करें, तो फिर आप पाबंद हैं कि आप अपने लेटर को या रिपोर्ट को या स्पीच को उन्हीं लफ्ज़ों से शुरू करें। ठीक, लेटर और रिपोर्ट में आप डेट लिखेंगे सबसे पहले राइट हैंड साइड पर। उसके बाद जो उसने कहा कि जिस तरह से स्टार्ट करना है वैसे स्टार्ट करेंगे। अलबत्ता स्कूल मैगज़ीन आर्टिकल या मैगज़ीन आर्टिकल आप कहें, उसमें ये होता है कि वो कहते हैं कि आप एक सूटेबल हेडलाइन दें। ठीक है, तो वो भी आप यकीनन हेडलाइन, तमाम कंटेंट को देखकर एक हेडलाइन या एक टॉपिक जिसको आप कहते हैं टाइटल, वो आप वहाँ पर देते हैं, वो ज़रूरी है, उसके मार्क्स हैं। तो बहरहाल यहाँ पर आपने देखा कि इसने टॉपिक हेडिंग दी, दैट्स ओके। ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि क्या हमें सब्जेक्ट लिखना चाहिए या नहीं, तो ये जहन में बात बिठा लें। एक और बात मैं कहूँगा कि जितनी बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बी सिंगल माइंडेड। ये याद रखिएगा कि कोई दूसरी बात इसके अलावा है नहीं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें बहुत ऑथेंटिक हैं। वो बुक्स जो कि सीनियर एग्ज़ामिनर्स ने, प्रिंसिपल एग्ज़ामिनर्स ने लिखी हैं और जिस तरह से उन्होंने टीचर्स को और स्टूडेंट्स को गाइड किया है, या हमारे पास मार्क स्कीम्स मौजूद हैं, हमारे पास स्कीम ऑफ वर्क मौजूद है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं
जिनको अगर हम थॉरली पढ़ते हैं, बहुत ही मेटिकुलसली हम उनको पढ़ते हैं, तो हमारे पास फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि हम कहीं पर किसी इंस्ट्रक्शन को छोड़ें, उसको फॉलो ना करें, कहीं पर हम डबल माइंडेड हो जाएं। ठीक, अब इसने बुलेट पॉइंट 1, ये जो आप B1 देख रहे हैं, बुलेट पॉइंट 1 को उसने कवर किया। अब आप इस क्वेश्चन पेपर में के इस हिस्से में डायरेक्टेड राइटिंग के देखें कि जो आपको 3 बुलेट पॉइंट्स दिए गए, इनमें से पहला बुलेट पॉइंट क्या था कि आपने सम ऑफ द डिफ़िकल्टीज़, यानी कि डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत होंगी, लेकिन यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप कुछ डिफ़िकल्टीज़ का जिक्र यहाँ पर इस बुलेट पॉइंट 1 में करें। वो डिफ़िकल्टीज़ जो खुद आपने फ़ेस की, वो डिफ़िकल्टीज़ जो दूसरे स्टूडेंट्स फेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम 4 से 5 डिफ़िकल्टीज़ को, 4 से 5 प्रॉब्लम्स को अगर मेंशन कर देते तो काफ़ी है। अब इस कैंडिडेट ने इस बुलेट पॉइंट को बहुत अच्छी तरह कवर किया, यहाँ पर इसको यकीनन पूरे मार्क्स मिले होंगे। अब आप देखें कि पहले कुछ जहाँ पर आप ये लेबल्ड ये नंबर्स आप देख रहे हैं, इनको मैं आपके सामने इनकी ज़रा वजाहत कर दूँ। नंबर 2 में एक वर्ड हमें नज़र आ रहा है chaotic, राइट। तो एग्जामिनर कहता है कि यहाँ पर हमें पता चला कि इस कैंडिडेट की वोकेबलरी की जो रेंज है दैट इज़ अप्रोप्रिएट, और वो किस जगह पर किस वर्ड को इस्तेमाल करना है वो ये जानता है। ठीक, नंबर 3 जहाँ पर आप देख रहे हैं टू माई सेल्फ, क्योंकि वहाँ पर उसने कहा था कि आप वो डिफ़िकल्टीज़ भी यहाँ पर मेंशन करें जो कि आप ने खुद फेस किए हैं और वो डिफ़िकल्टीज़ जो दूसरों ने। तो इसने टू माई सेल्फ लिख कर ये इम्प्रेशन दिया कि यहाँ से मैं उन डिफ़िकल्टीज़ का या डिफ़िकल्टी का को मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ जो मैंने खुद महसूस की है और जो मुझे हमेशा जो जिस मुश्किल का सामना रहा है। ठीक, और उसके बाद नंबर 4 पर इसने एक बड़ा अच्छा यहाँ पर यूँ कहें कि इमेजरी है वो उसने यूज़ की है। यहाँ पर बैटल फील्ड उसने बताया कि रेसिस के दौरान कैंटीन एक मैदान जंग का नक्शा पेश करती है, एक बैटल फील्ड का नक्शा पेश करती है। नीचे आप देखिएगा नंबर 5 फॉर बुलेट पॉइंट 1 ऑफ टास्क फुलफिलमेंट, यानी कि टास्क फुलफिलमेंट के लिए जो बुलेट पॉइंट 1 को कवर करना था, इस कैंडिडेट ने यहाँ पर कुछ रियलिस्टिक डिफ़िकल्टीज़ को इंडिकेट किया, यानी कि जिसमें इंजरीज़ वगैरह स्टूडेंट्स के शामिल हैं। ये भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इस रीजन में जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, हमने 5 चीज़ें देखी। एक नंबर 1 ये कि जो रिक्वायरमेंट नहीं थी क्वेश्चन की, जो डिमांड नहीं थी, जो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी, वो भी इस कैंडिडेट ने दी। ठीक है, वक्त ज़ाया किया, कोई इसके मार्क्स नहीं है। नंबर 2 वोकेबलरी ज़बरदस्त। नंबर 3 टास्क फुलफिलमेंट के को पूरा करने के लिए, यानी इस टास्क को पूरा करने के लिए उसकी एक रिक्वायरमेंट थी कि आप अपनी डिफ़िकल्टीज़ और दूसरों की भी लिखें। वो उसने टू माई सेल्फ से इस बात को यानी पेपर पे अपनी राइटिंग में ये उसने ज़ाहिर किया कि मैं यहाँ से अपनी डिफ़िकल्टीज़ लिख रहा हूँ। बैटल फील्ड इसने बहुत खूबसूरत इमेजरी यूज़ की, और इसी तरह से उसने कुछ रियलिस्टिक डिफ़िकल्टीज़ का जिक्र किया जिसमें उसने कहा कि एज अ रिज़ल्ट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन इंजर्ड। ठीक, बुलेट पॉइंट 1 यहाँ पर कवर हो गया। अगर आप एक दफ़ा इस पे और नज़र डालें तो सबसे पहली चीज़ ये कि मोस्ट स्टूडेंट्स रिग्रेट ब्रेक टाइम। एक तो ब्रेक टाइम बहुत chaotic होता है, एक डिफ़िकल्टी। दूसरा, ब्रेक टाइम में स्टूडेंट्स को बिल्कुल उनकी जो चीज़ें ज़रूरत की हैं खाने पीने की वो नहीं मिलती। तीसरी बात ये कि वहाँ पर बच्चे जो हैं वो जब उनको चीज़ें नहीं मिलती तो भूखे लौट जाते हैं। चौथी बात ये कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है, नतीजा ये कि वहाँ पर कुछ बच्चे ज़ख्मी भी हो जाते हैं। ठीक, ये 4 के करीब उसने 4 डिफ़िकल्टीज़ का यहाँ पर जिक्र कर दिया। ये काफ़ी है, 5 अगर लिख देता तो तब भी सही था। इस वक्त आपके सामने बुलेट पॉइंट 2 और बुलेट पॉइंट 3 का कुछ हिस्सा है जो हम बाद में कंप्लीट देखेंगे। बुलेट पॉइंट 2 को लें और उस तरफ हम दोबारा अपने पेपर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि क्वेश्चन में बुलेट पॉइंट 2 जो था उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आप कुछ सजेशंस दें। ठीक, जिसमें आपकी भी सजेशंस होंगी और दूसरे स्टूडेंट्स और टीचर्स और सीनियर स्टूडेंट्स जो शामिल हैं इनमें, जिनके पास आप जाते हैं, क्योंकि जब रिपोर्ट लिखी जाती है तो आप एक सर्वे करते हैं। ठीक है, आप फैक्ट्स और फिगर्स
कलेक्ट करते हैं। आप रिपोर्ट में बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि रिपोर्ट पढ़ने वाले के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, उसके लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी पैदा करती हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देखें नंबर 1 जो उसने जो बात सजेस्ट की वो ये कि उसने कहा कि कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स ने ये रेकमेंड किया कि कुछ एक सजेशंस क्या कि कुछ और कैंटीन्स बनाई जाए, ठीक है, ताकि बच्चे जो है वो मुख्तलिफ़ कैंटीन्स जो डिफरेंट स्कूल के हिस्सों में हैं वहाँ वो बढ़ जाएं। उसके बाद उसने कहा कि उसी कैंटीन को जो मौजूदा कैंटीन है उसको एक्सपेंड कर दिया जाए। 2 बातें हो गई। तीसरी बात उसने ये कही कि सीनियर स्कूल टीचर्स से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि स्कूल में जो दाखिले खूब हो रहे हैं और ज़्यादा बच्चों को दाखिले दिए जा रहे हैं तो दाखिले रोक दिए जाएं, ठीक, ताकि जो नंबर इंक्रीज़ कर रहा है डे बाई डे वो रुक जाए। उसके बाद दूसरी बात उसने क्या की, बल्कि चौथी बात उसने कहा कि ब्रेक टाइम जो है डिफरेंट जो स्कूल्स हैं, जैसे प्राइमरी है, सेकेंडरी स्कूल है, ओ लेवल्स का सेक्शन है, मिडिल स्कूल वगैरह हैं, तो इन डिफरेंट जो स्कूल के सेक्शंस हैं तो इनका ब्रेक टाइम अलग अलग टाइम में इनको ब्रेक दी जाए, ठीक। और एक बात इसने बड़ी अच्छी यहाँ पर लिखी कि अगर हम ब्रेक टाइम जो हैं उनको डिफरेंट औक़ात में, डिफरेंट पीरियड्स में हम कर दें तो नतीजा ये होगा कि ये कैंटीन बनाना और कैंटीन को बड़ा करना और साथ साथ कैंटीन और कैंटीन्स बनाना, इस पर जो ख़र्चा आएगा वो ख़र्चे से स्कूल बच जाएगा, ठीक। अब हमारे सामने B3 बुलेट पॉइंट 3 को इस कैंडिडेट ने किस तरह कवर किया है, ये हमारे सामने कंटेंट मौजूद है। तो यहाँ पर 3 रिमार्क्स तो इस कंटेंट पॉइंट को कवर करने में एग्ज़ामिनर के हमारे सामने हैं। एक रिमार्क जो नंबर 12 है वो आखिरी पैराग्राफ, जो मैं ये समझता हूँ कि ये इस बुलेट पॉइंट 3 वाला जो पैराग्राफ है इसी में अगर ये शामिल कर लेता तो बेहतर था। कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए 3 बुलेट पॉइंट्स हैं, 3 पैराग्राफ्स होंगे और आपका जो एग्ज़ामिनर है वो एक एक बुलेट पॉइंट में जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपके एक एक पैराग्राफ में ढूंढेगा। वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी तो आपकी टास्क फुलफिलमेंट और कुछ चीज़ों के साथ मिलाकर, ठीक है, कि आपने स्टार्ट कैसे लिया और आपने एंड कैसे किया, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, तो वो इस तरह से आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। बहरहाल, तो जो तीसरा बुलेट पॉइंट था उसमें उसकी रिक्वायरमेंट थी कि आप बेनिफिट्स लिखें जो इन सजेशंस पर जो बुलेट पॉइंट 2 में आपने दिए, इस कैंडिडेट ने दिए, तो वो उस पर अगर अमल किया जाए तो क्या फ़ायदा बच्चों को होगा और क्या फ़ायदा स्कूल को होगा। तो सबसे पहला फ़ायदा जो इसने यहाँ पर लिखा वो सेकंड लाइन में उसने लिखा कि जो कैंटीन है वो एक रिलैक्सिंग प्लेस बन जाएगी जहाँ पर बहुत इत्मीनान से, आराम से बच्चे चीज़ें लेंगे भी और खाएंगे भी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ उसने ये लिखी कि एक फ़ायदा ये होगा कि रिलैक्सिंग प्लेस बन जाएगी कैंटीन। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि कैंटीन पर जो झगड़े हो रहे हैं और जो बच्चे ज़ख्मी हो रहे हैं उससे बच जाएंगे। तीसरी बात उसने यहाँ पर ये लिखी कि स्कूल जो है इस तरह से जो बच्चों की तादाद बढ़ रही है उससे जो प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं उससे निपटने में कामयाब हो जाएगा। यानी कि 4 बेनिफिट्स उसने लिखे। इन 4 बेनिफिट्स में एक बेनिफिट स्कूल का और 3 बेनिफिट्स जो हैं वो बच्चों के। तो यहाँ पर बैलेंस नहीं है और यहीं पर ये बच्चा कुछ मार्क्स को लूज़ करेगा ये कैंडिडेट, ठीक। आखिर में उसने ये कहा कि आई होप यू टेक नोटिस ऑफ ऑल दीज सजेशंस so that the canteen break time becomes an easier, आर्टिकल का प्रॉब्लम है an easier for everyone। तो यहाँ पर आने के बाद 13 पर उसने अपनी साइन की थी और साइन के नीचे ब्रैकेट्स में नाम लिखा। इस बारे में भी ये जहन में रखें कि नाम कभी भी, जैसे आपका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और सर नेम है, तो आप हमेशा आपका फ़र्स्ट नेम और सर नेम, यानी कि कम से कम आपके नाम के, चाहे आपके नाम में आपके 3 नाम हो, जैसे मोहम्मद हुसैन अली या हुसैन अली ख़ान, तो कम से कम हुसैन अली तो आपको लिखना है, ठीक है। आप ख़ान ना लिखें या हुसैन ख़ान आप लिखें। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ हुसैन या अहमद या अली ये नहीं लिखा जाएगा, एक जो है आप नाम का हिस्सा नहीं लिखेंगे, कम से कम 2 यानी सरनेम वहाँ पर उसमें एडेड हो। अब रह गया नीचे 265 वर्ड्स
का ये पूरा रिस्पॉन्स है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये वर्ड्स का काउंट जो है यहाँ पर मेंशन करें, यहाँ पर लिखें, ठीक है। आपको एक आइडिया होना चाहिए और एग्जामिनर को भी बहुत अच्छा आइडिया होता है कि कहाँ पर आप उनकी दी हुई जो लिमिट है, अपर लिमिट है, उससे वो आप एक्सीड कर गए, ठीक है, उनको पता होता है। और बड़ी ख़तरनाक बात होती है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा लिखें, ख़ास तौर पे जब आप कॉम्पोजिशन के सेक्शन में जाएंगे और आपको 350 to 500 वर्ड्स कहा जा रहा है और आप 600 और 650 और 700 लिख रहे हैं और बहुत सारे। थोड़ा सा हम ऊपर दोबारा चलते हैं। पहली चीज़ ये नंबर 1 कि इसने ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी। नंबर 2 बहुत अच्छी बात कि इसके पास वोकेबलरी की एक रेंज मौजूद थी, इसने अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल किए, इसने अच्छी इमेजरी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर आपने देखा स्पेलिंग मिस्टेक है बाय, जो यहाँ पर मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है, BUY बाय, तो इसने BY बाय लिखा। उसके बाद थर्ड लाइन में आप देख रहे हैं, बल्कि सेकंड लाइन में आप देखें कि वहाँ पर मैन का वर्ड है फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में ऑल्सो ऑल्सो यहाँ पर रेपिटेशन है। उसके बाद फोर्थ लाइन में आप देखें कि मोस्ट स्टूडेंट्स, प्लूरल की जगह इसने सिंगुलर यूज़ किया। उसके बाद नंबर 3 पर यहाँ पर तो बहुत अच्छा किया इसने कि टू माई सेल्फ लिख कर इसने बताया कि अब मैं बता रहा हूँ कि मेरी क्या डिफ़िकल्टीज़ है। उसके बाद नीचे बैटल फील्ड, बहुत अच्छी यहाँ पर इमेजरी मौजूद है और एग्जामिनर ने इसकी तारीफ़ की। उसके बाद उसने हैव बीन इंजर्ड लिख कर उसने कुछ रियलिस्टिक डिफ़िकल्टीज़ की बात की, ये भी इसको भी अप्रिशिएट किया गया, ठीक है। आगे चलें, बुलेट पॉइंट 2 में देखें। नंबर 6 पर आप देख रहे हैं कि नंबर 6 पर जो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये आगे बढ़ा है तो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह और कुछ चीज़ें जो पीछे मिस्टेक्स वो करता हुआ आ रहा था वो कम होती जा रही हैं। तो यहाँ पर नंबर 6 पर इसकी जो स्पेलिंग का मसला था वो हल हो गया है। रेकमेंड जो एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, डबल एम, यहाँ पर लोग आमतौर पर स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं, जैसे कंजेस्शन का वर्ड नीचे आया, यहाँ पर डबल जी आना चाहिए, इसने CONJES लिखा है, ठीक है। एक स्पेलिंग मिस्टेक की, लेकिन ऊपर इसने एक वर्ड बहुत मतलब एक्यूरेट उसकी स्पेलिंग इसने दी है, ठीक। और नीचे नंबर 7 पर इसने एक वर्ड यूज़ किया है मिनिमल, ठीक है। ये भी इसकी वोकेबलरी की रेंज को ये यहाँ पर पता लग रहा है कि इसकी वोकेबलरी है। अलबत्ता नीचे इसने एक्सपेंस में S की जगह C लगा दिया है। आगे चलें, नंबर 8 में एग्जामिनर कहता है कि टास्क फुलफिलमेंट, ये जो बुलेट पॉइंट 2 का टास्क फुलफिलमेंट था, कैंडिडेट ने कई यहाँ पर सजेशंस दी हैं, बहुत अच्छा किया, जितनी चाहिए थी कम से कम 4 इसने दे दी। और उसके बाद फिर नीचे नंबर 9 पर आएँ तो नंबर 9 पर इस कैंडिडेट ने जिस तरह से लिखा है वहाँ पर हमको सेंटेंस वेरिएशन का पता चल रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इसने यूज़ किए। आप देखें कि यहाँ पर नंबर 9 के बाद आपको कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है। सेंटेंस जो है शुरू हुआ था बाय फॉलोइंग से और ये सेंटेंस ख़त्म हुआ आकर प्लेस टू ईट पर। बड़ा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो हमें एक वैरायटी चाहिए होती है सेंटेंसेस की, यानी कि हमारे जो राइटिंग है उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और सिंपल सेंटेंसेस, ये तमाम सेंटेंसेस होने चाहिए, ठीक। ये भी बात आपने देख ली। उसके बाद नंबर 10 पर सेंटेंस सेपरेशन बड़े हमें बहुत एक्यूरेटली नज़र आ रहा है और उसने उसके बाद एज हैविंग लार्ज क्राउड्स से अगला सेंटेंस शुरू किया, अच्छी कंजंक्शन यहाँ पर उसने यूज़ की। नंबर 11 में कैंडिडेट ने बेनिफिशियल का वर्ड यूज़ करके ये बताया कि आगे चलकर हम बेनिफिट्स का ज़िक्र करेंगे जो रिक्वायरमेंट है बुलेट पॉइंट 3 की, ठीक। आगे चलते हैं और अब आगे चलने के बाद उसने ये 3 बेनिफिट्स लिखे स्टूडेंट्स के लिए और बाकी भी एक बेनिफिट जो है इसने लिखा स्कूल के लिए, जो कम है, कम से कम 2 बेनिफिट्स तो स्कूल के लिए वो दिखता, ठीक है। यहीं पर इसके मार्क्स गए, क्योंकि इसके मार्क्स अभी आपको मैं ऊपर लेके चलता हूँ, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूँ तो आप देखिएगा कि इसको टास्क फुलफिलमेंट में जो मार्क्स मिले हैं वो हैं 13 आउट ऑफ 15, यानी 2 मार्क्स इसके गए, ठीक। और बाकी लैंग्वेज में इसको कितने मार्क्स मिले ये भी हम देखते हैं। ये देखिए नीचे टास्क फुलफिलमेंट में इसने 13 मार्क्स लिए आउट ऑफ 15, यानी कि एक बुलेट पॉइंट जो था वो 5 मार्क्स का था, ठीक। इसने 2 मार्क्स लूज़ किए।
और लैंग्वेज में इसके 12 आउट ऑफ 15 मार्क्स हैं। तो इसके सारे मिलाकर 25 आउट ऑफ 30 मार्क्स हो गए। ठीक, फॉर्मेट इसका बहुत अच्छा है और एक डेवलपमेंट नज़र आ रही है, प्लानिंग नज़र आ रही है पैराग्राफ्स में, क्योंकि जो इसने पहले पैराग्राफ के बाद दो जो दूसरे पैराग्राफ शुरू किए, जैसे आपको इस वक्त स्क्रीन पर पैराग्राफ नंबर 3 नज़र आ रहा है, बुलेट पॉइंट 3 जिसमें उसने कवर किया है, तो उसने कहा बाय फॉलोइंग वन ऑफ दीज मैथड्स जो इसने लिखा, यानी इससे मतलब ये कि पहले ये उन मेथड्स का जिक्र ऊपर करके आया है। तो इस तरह से जो कनेक्टिंग वर्ड्स या कनेक्टिंग फ्रेजेस होती हैं, तो वो आपकी जो यूं कहें कि दो चीज़ें जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, और ये दो टर्म्स तो क्या, दो वर्ड्स हम देखते हैं कि एग्जामिनर्स बहुत यूज़ करते हैं, एक रेलेवेंस और एक कोहेरेंस वाली जो बात करते हैं। तो कनेक्टिविटी दो आइडियाज़ के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है, उससे फ़्लो पैदा होता है और एक डेवलपमेंट नज़र आती है थॉट्स की, और इसी तरह से एक नेचुरल फ़्लो आता है और जो रीडर आपका होता है उसको पढ़ने में और समझने में आसानी होती है। तो ये था हमारा आज का रिस्पांस, जिसमें इस कैंडिडेट ने हाई रिस्पांस है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स होंगे, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे बेहतर लिख सकते होंगे। इस कैंडिडेट से कम स्पेलिंग मिस्टेक्स उनकी होंगी, या यूँ कहें कि बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक्स होती नहीं होंगी, ठीक है। सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बेहतर होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी मैंने आपके सामने बयान की कि देखिए, आपका स्टार्ट हमेशा वही होना चाहिए जो स्टार्ट आपको आपके एग्ज़ामिनर ने दिया है। और एंडिंग करें, एंडिंग में जब नेम लिखेंगे सिग्नेचर के बाद, तो आपका नाम जो है वो फर्स्ट और मिडिल नेम या फर्स्ट और जो लास्ट सरनेम है वो होना चाहिए। वर्ड काउंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिख दें तो इट्स ऑल राइट, क्योंकि फिर ये होता है कि एक एक बुलेट पॉइंट को कवर करने के बाद या एक पैराग्राफ के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर वो वर्ड्स को काउंट करना शुरू कर देते हैं। इसमें ये होता है कि बार बार वर्ड्स को काउंट करने से जो आपकी थॉट्स की डेवलपमेंट है वो हिंडर होती है, ठीक है। तो एक दफ़ा प्लानिंग कर लें, एक दफ़ा सोच लें, उसके बाद लिखना शुरू कर दें, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन इम्प्रूवमेंट आएगी। और इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं आपको एक दूसरे टास्क की तरफ लेकर चलूँगा। स्पीच को देखेंगे कि हम कैसे स्पीच लिखते हैं, क्योंकि लेटर और रिपोर्ट का फॉर्मेट जो है वो आम तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो रिपोर्ट को रिपोर्ट की तरह ही शुरू करते हैं, सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ लिखते हैं, लेकिन जब उसको वो एंड करते हैं तो उसका एंड किसी लेटर की तरह होता है कि यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली वगैरह। और कुछ ऐसे होते हैं कि एंड तो रिपोर्ट की तरह होता है कि जहाँ पर रिपोर्टेड बाय। यहाँ पर एक और चीज़ अभी मेरे जहन में आई कि बेहतर होता कि ये कैंडिडेट यहाँ पर लिखता कि रिपोर्टेड बाय या रिपोर्ट बाय, दैट वुड बी बेटर, ठीक है। अपना नाम लिखने के बजाय सिग्नेचर की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर 5 मार्क्स गए हैं इसके, सिग्नेचर की भी ज़रूरत नहीं है। आप जब आपका आखिरी पैराग्राफ पूरा हो जाए तो उसके बाद आप रिपोर्टेड बाय या रिपोर्ट बाय लिखें, उसके बाद कोलन्स लगाएं और अपना नाम लिख दें कि ये रिपोर्ट किसने लिखी है, ठीक है। शुरू में आपको अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले डेट राइट हैंड साइड पर, उसके डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं डेट लिखने के। सबसे बेहतरीन तो ये है कि जो हम अखबारात वगैरह में आमतौर पर देखते हैं कि आप मंथ लिखें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्च, उसके बाद आपने 5 लिखें, उसमें TH वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने लिखा मार्च, उसके बाद आपने लिखा नंबर में 5 कॉमा लगाया और उसके बाद आपने ईयर लिख दिया, ठीक। Thank you very much for watching this video. If you have got any questions, any queries, you can write in your comments, and inshallah I'll try to answer your questions, and inshallah we'll be having videos on frequently asked questions too, right? Thank you very much all of you. Allah Hafiz.